हाँ, तो आज इसके बारे में बताने वाला हूँ, मौर्य प्रशासन के बारे में। ठीक है, तो मौर्य प्रशासन में क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लगभग अशोक का सारा कुछ खत्म हो गया है। मैं मौर्य साम्राज्य पढ़ा रहा हूँ, मौर्य साम्राज्य के बारे में स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। महाजनपद काल के बाद जो होता है, स्टार्टिंग होता है मगध का साम्राज्य। मगध साम्राज्य के बाद जो सबसे स्ट्रॉन्ग उसमें शासक बना था वो मौर्य साम्राज्य में बना था, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बारे में कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ। ये लगभग हिस्ट्री का 30वां वीडियो है और मौर्य साम्राज्य का 4था या 5वां वीडियो होगा। 2 वीडियो लगा था अशोक का ख़त्म करने में। तो अशोक के बाद जो है, अशोक तो ख़त्म हो गया, अशोक के शिलालेख के बारे में पढ़ लिया हमने, स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, गुहा लेख, सारा के बारे में हमने पढ़ लिया है। उसके बाद जो अब स्टार्ट होता है मौर्य प्रशासन स्टार्ट होता है। मौर्य प्रशासन से बहुत क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, बीपीएससी हो, बिहार दरोगा, यूपीएसआई, कुछ भी एग्जाम हो, मौर्य प्रशासन से क्वेश्चन जरूर बनता है। इसी में तो बंदे कन्फ्यूज़ होता है हमेशा। तो मौर्य प्रशासन के मतलब होता है कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था मौर्य साम्राज्य में। जब मौर्य साम्राज्य से भाई भारत का प्रशासन कैसा है कि प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति का सिस्टम है, कमिश्नर है, बहुत सारी चीज़ है, एसपीडी, एसपी, डीएम, ये सब है ना, तो ये प्रशासन हुआ है। वैसे ही उस समय मौर्य साम्राज्य जब था तो उसमें प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, किसे क्या बोला जाता था, कौन से बंदे क्या जिम्मेदारी थी उसकी, तो ये मौर्य प्रशासन हुआ है। ठीक है, अब मौर्य प्रशासन में एक सिस्टम समझो कि देखो, मौर्य साम्राज्य में जो मेन अधिकारी हुआ करते थे, मौर्य साम्राज्य का जितना भी प्रशासन व्यवस्था है उसे किसने बनाया? चाणक्य ने। चाणक्य जो है अपने एक बुक लिखते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र राजनीतिक बुक था, इकोनॉमिक्स का बुक नहीं है अर्थशास्त्र, ये याद रखना आप। ठीक है, मैकियावेली के प्रिंस से इनकी कंपेयर किया जाता है, इनके अर्थशास्त्र को। तो अर्थशास्त्र जो है ना वो राजनीतिक बुक था जो सभी पे अलाउ होता था। ठीक है, ना कि वो अर्थशास्त्र था मतलब कि इकोनॉमिक का बुक था, ये याद रखना। और अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं जो कि इनके प्रधानमंत्री थे, किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो मौर्य प्रशासन में उन्हीं के जितने भी प्रशासन व्यवस्था थी उन्हीं के ये मौर्य प्रशासन है, उन्हीं ने डेवलप किया है। जो उस बुक में लिखा गया है ना, सारे मौर्य प्रशासन के बारे में लिखा गया है और उसी को अप्लाई किया गया है। ठीक है, मौर्य प्रशासन में। तो अब देखो, मौर्य प्रशासन में ये व्यवस्था थी, ये सब सारी चीज़ की जानकारी उनके बुक में लिखा है। तो अब और मेगास्थनीज के बुक में भी ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसने भी तो लिखा होगा ना। तो अब देखो, मौर्य साम्राज्य में क्या होता था कि मंत्री एंड पुरोहित जो टॉप लेवल के उस समय अधिकारी हुआ करते थे, राजा के बाद प्रधानमंत्री और पुरोहित का ही जगह हुआ करता था। तो उनको जो नियुक्ति की जाती थी उसके लिए एक टफेस्ट लेवल का एग्ज़ाम कराया जाता था जिसे उपदा परीक्षण बोला गया था। उस एग्ज़ाम में इनकी हर एक तरह से चरित्र परीक्षण किया जाता था। चरित्र का परीक्षण कि वो बंदा मतलब कैसा है, अगर रात में सोया हुआ है तो इस मतलब एक से एक टाइप के परीक्षा उनको लिया जाता था चरित्र का, कि वो बंदा है इस लायक या नहीं। जैसे में अगर कहीं बाहर गया है तो किसी और सेना से द्वारा उसने बोला, मतलब जाके बोल दिया कि उस बंदे को कि देखो इस राजा के खिलाफ ये करना है, वो करना है, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, क्या तुम इस राजा के सारी जानकारी बताओगे। तो ऐसे टाइप के परीक्षा लिया जाता था कि वो देखो जो पुरोहित बनने वाले हैं या मंत्री बनने वाले हैं वो इसके सपोर्ट में आते हैं कि नहीं, जो पैसा के लालच में आते हैं कि नहीं। तो इस टाइप के परीक्षा हुआ करता था जिसे उपदा परीक्षण बोला गया है। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य में यहाँ पे एक लिखो आप डेस्क मार के कि मौर्य साम्राज्य में मंत्रियों और पुरोहितों को एक परीक्षा किया जाता, चरित्र की परीक्षा किया जाता था। उसे क्या बोला गया है? उपदा परीक्षण। क्या बोला गया है? उपदा परीक्षण। ये उपदा परीक्षण क्या था? तो मंत्रियों एवं पुरोहितों को नियुक्ति के लिए ये परीक्षा दिया करता था जिसमें चरित्र की परीक्षा हुआ करती थी उसकी। ये हो गया। अब देखो, इसमें सम्राट जो थे उनके हेल्प के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। उस मंत्री परिषद में 12, 16 या 20 अधिकारी मतलब सदस्य रहा करते थे जो कि एडवाइस दिया करते थे सम्राट को। ठीक है, उसमें एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे जो कि सारे का नेतृत्व करते थे, ये तो आपको मालूम है। तो अब देखो, तो सम्राट को हेल्प करने के लिए या सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। उस मंत्री परिषद में कितने लोग हुआ करते थे? तो उस मंत्री परिषद में, ठीक है, उस मंत्री परिषद में कितने लोग हुआ करते थे? तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, 12, 16 और 20 हुआ करते थे। ना कि क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कर देगा कि 13, 14, 15, 18, 19, 20 या फिर 12, 16, 20 हुआ करते थे। तो ये आप याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो उस मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या 12 या 16 या 20 हुआ करती थी। ठीक है, मैक्सिमम 20 हुआ करती थी, ये आप याद रखना। अब क्या हो गया है, इसके बाद जो है अर्थशास्त्र में जो चाणक्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र बुक है, उसमें जो शीर्ष अस्त अधिकारी हैं मतलब टॉप लेवल के जो अधिकारी हैं उनको तीर्थ बोला गया है। क्या बोला गया है?
तीर्थ बोला गया है, जिसे महामात्र भी बोला गया है। ठीक है, आप उसे महामात्र भी बोल सकते हो, जिनकी संख्या 18 हुआ करती थी। जो टॉप लेवल के अधिकारी हैं उन्हें तीर्थ बोला गया है अर्थशास्त्र में, और उनकी संख्या 18 हुआ करती थी। आप उन्हें महामात्र भी बोल सकती हो। तो यहाँ देखो कि अर्थशास्त्र में जो टॉप लेवल के शीर्ष अधिकारी हुआ करते थे उन्हें क्या बोला गया था? तो उन्हें बोला गया था क्या बोला गया था? जो टॉप लेवल के अधिकारी थे उन्हें बोला गया था अर्थशास्त्र में तीर्थ। क्या बोला गया है? तीर्थ, या आप महामात्र भी बोल सकते हो, महामात्र। ठीक है, इनकी संख्या कितना हुआ करती थी? टॉप मोस्ट अधिकारी, उनकी संख्या टोटल 18 हुआ करती थी, ये आप याद रखना। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कि वो 18 कौन कौन हुआ करते थे। पहले कुछ और जानकारी लिख लो, फिर मैं बता दूंगा। अब देखो, अर्थशास्त्र में ही तीर्थ किसे बोला गया है? तो तीर्थ किसे बोला गया है? शीर्ष अधिकारी, जो टॉप लेवल के अधिकारी हैं, सेनापति, युवराज, प्रधानमंत्री, पुरोहित, द्वारिक, अंतर्वेदिक, ये सब जो सारे थे, इनको क्या बोला गया? तीर्थ बोला गया, क्योंकि इसे टॉप लेवल के अधिकारी हुआ करते थे। सेना नायक, ये सबको अधिकारी बोला करते थे, तीर्थ बोला करते थे या महामात्र बोला करते थे। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं रिपीट करता हूँ। अब देखो इसमें, अब क्या मैं बता दूँ, और इसमें चर किसे बोला गया है? तो चर किसे बोला गया है? अर्थशास्त्र में चर जासूस को बोला गया है। ठीक है, जासूस को बोला गया है। बस याद रखना इतना। और भी बताऊंगा, अभी तो बहुत सी जानकारी है किससे क्या बोला गया, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा मौर्य प्रशासन से। तो उपदा परिषद क्या थी? मंत्री परिषद में 12 सदस्य 16 ये भी शो करते थे। महामात्र 18 की संख्या थी। चर जासूस को बोला करते थे। और इसमें और भी देखो ना, अभी मौर्य प्रांतों में कितने प्रांत थे? मौर्य प्रशासन में 5 प्रांत थे। मैं बता दिया हूँ 5 प्रांत कौन कौन से थे। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती राष्ट्र, तक्षशिला और प्राची, जो पूर्वी प्रांत को बोला जाता था। इसकी राजधानी क्या क्या थी ये भी मैं बता दिया हूँ। तक्षशिला, उज्जैनी, स्वर्णगिरी, पाटलिपुत्रा, और ये सब जो क्या था राजधानी थी, मैं बता दिया इसके बारे में। तो अब इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया उस वक्त में। तो उसे क्या बोला जाता था? प्रांत तो हम लोग अभी बोलते हैं, प्रांत मतलब आज के जो राज्य है ना, राज्य, उसे प्रांत बोला जाता था उस समय। लेकिन प्रांत को मौर्य प्रशासन में जो अर्थशास्त्र है उसमें क्या बोला गया है? तो प्रांतों को चक्र बोला गया है। ठीक है, याद रखना कि प्रांतों को चक्र बोला गया है अर्थशास्त्र में। ये सब याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, वैसे तो बहुत कुछ चीज़ें बोला गया है, और भी लिख लो। अशोक के समय जो जनपदीय न्यायालय की व्यवस्था थी, वहाँ के न्यायाधीशों को क्या बोला गया था? तो न्यायाधीशों को, जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीशों को, मुख्य न्यायाधीशों को नहीं, न्यायाधीशों को क्या बोला गया है? तो यहाँ अशोक के समय जनपदीय जो न्यायालय हुआ करती थी, ठीक है, न्यायालय के न्यायाधीशों को, मतलब जनपदीय न्यायाधीशों, ठीक है, न्यायाधीशों को क्या बोला करते थे? तो इसे बोला करते थे राजूक। ठीक है, राजूक। इनका ये अधिकार दिया गया था कि आप दंडित भी कर सकते हो, पुरस्कृत भी कर सकते हो। तो राजूक के अधिकारी को ही कलिंग में जब जीत लेता है तो व्यवस्था वहाँ पे कर देता है राजूक को ही। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश को व्यवहारिक बोला गया था। अभी मैं बताऊंगा, वो सब टॉप 18 में आएंगे। जो 18 तीर्थस्थ अधिकारी है ना टॉप लेवल के, उसमें आएंगे व्यवहारिक, मतलब मुख्य न्यायाधीश। और अभी और बताऊंगा आगे, अभी तो एक से एक है, क्योंकि अभी गुप्तचर को क्या बोला गया है, बूढ़ा पुरुष बोला गया है, तो ये सभी बताऊँगा अभी। और इसमें लिखा हूँ क्या कुछ। हाँ, अब देखो, प्रांतों को जो प्रशासक हुआ करते थे, प्रांत के प्रशासक को क्या बोला गया था? तो प्रांतों के जैसे में ये प्रांत हो गया, आज के एक राज्य है, तो राज्य के मुखिया कौन है? तो राज्य के जो हेड है वो सीएम है, चीफ मिनिस्टर। वैसे उस समय प्रांतों के प्रशासक कौन हुआ करते थे? जो प्रांतों के टॉप लेवल के अधिकारी थे कौन हुआ करते थे? तो वो, उनका नाम हुआ करता था या कुमार, या तो आर्यपुत, या राष्ट्रिक। ठीक है, ये याद रखो, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो प्रांतों के हेड को या प्रशासक को क्या बोला जाता था? तो या तो कुमार बोला जाता था उन्हें, और अधिकतर जो युवराज हुआ करते थे ना, युवराज नहीं, जो राजा का बेटा हुआ करते थे बहुत सारे, वही अधिकतर प्रांतों के शासक हुआ करते थे। अगर राजा का बेटा उस लायक नहीं है बनने के लिए, तो कोई मेन टाइप के अधिकारी को नियुक्त करते थे ये लोग। ठीक है, तो कुमार हो गया, आर्यपुत्र हो गया, यहाँ दिख रहा है ना आपको, आर्यपुत्र हो गया, और राष्ट्रिक हो गया है। ठीक है, ये रखना। तो प्रांतों के प्रशासक को कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक बोला करते थे, ये याद रखना। आप आया हुआ सारा क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता रहा हूँ एग्जाम में। तो प्रांतों के, अशोक के समय या मौर्य प्रशासन में प्रांतों के प्रमुख अधिकारियों को क्या बोला जाता था? कुमार, आर्यपुत्र या वो। ज़्यादातर जो मौर्य प्रशासन है उसमें राजा का बेटा है, वही अलग अलग प्रांतों के
हेड हुआ करते थे, मतलब राज्यपाल हुआ करते थे। जैसे में कि बिंदुसार जब राजा था मौर्य का, कहाँ पे, मगध का, तो अशोक जो था वो अवंती के राजा था, फिर उसे तक्षशिला का मतलब राज्यपाल बनाया जाता है। प्रांतों के अलग अलग प्रांत थे, तक्षशिला एक प्रांत हो गया, इधर एक प्रांत हो गया, वैसे ही। तो ये प्रांतों के प्रशासक को कुमार, आर्पुत या राष्ट्रिक बोला जाता था। ठीक है, और क्या बताऊँ इसमें। अब प्रशासन व्यवस्था के बारे में और बता रहा हूँ। अभी मैं 18 अधिकारियों के बारे में बता दे रहा हूँ, फिर मैं प्रशासन व्यवस्था के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, कितने मिनट का हुआ, अभी तो बहुत कम है। तो देख लो, आपको समझ में तो आ रही है, नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताना कि समझ में नहीं आई है या बोरिंग तरह के बता रहे हो, तो ये भी बताना। तो बोरिंग तरह के तो बताऊँगा ही, क्योंकि कुछ इसमें है तो नहीं डांस वांस जो मैं बताऊँ, एक्स्ट्रा नॉलेज। बस प्रशासन के बारे में जानना है, तो इसमें तो कोई युद्ध बुद्ध है नहीं। अब देख लो इसमें, और मैं भी कुछ जानकारी लिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देख लो, प्रांतों के प्रशासक को क्या बोला गया था, कुमार, आर्यपुत्र, राष्ट्रिक। कौन हुआ करते थे आपको मालूम है। अब देख लो यहाँ पे कि एक और जानकारी कुछ लिखो। प्रशासन प्रांत सबसे बड़ा एरिया हुआ करता था, जो कि 5 प्रांत थे मौर्य प्रशासन में। प्रांतों से छोटा जो हुआ करता था उसका नाम था विषय। ठीक है, क्या नाम था उसका, विषय। जैसे में प्रांत वहाँ पे कौन हुआ करता, जैसे में आज का राज्य है, तो राज्य से छोटा क्या है, डिस्ट्रिक्ट, जिला जो है। तो वैसे ही उस समय जब मौर्य प्रशासन में प्रांत हुआ करता था, तो प्रांत से छोटा कौन होगा, विषय। और उसका जैसे आज के डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, उसका मेन अधिकारी कौन हुआ, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। वैसे ही उस समय प्रांत के बाद जो छोटा प्रशासन हुआ वो विषय हुआ, मतलब समझ लो उस समय जिला समझ लो इसे, और उसका प्रधान को विषयपति बोला गया था। तो याद रखना। तो विषय जो प्रांत के बाद छोटा प्रशासक है, विषय, छोटा एरिया को विषय बोला गया था। आज के डिस्ट्रिक्ट कितना, आज के डिस्ट्रिक्ट में डीएम है मेन, वहाँ विषयपति हुआ करता था, तो उसका नाम था विषयपति। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, पूछेगा विषयपति की, विषयपति कौन हुआ करता था मौर्य प्रशासन में, तो विषय की वो मेन हेड। अब सबसे छोटा प्रांत के मतलब सबसे छोटा प्रशासन क्या था, सबसे छोटा प्रशासन ग्राम हुआ करती थी। तो ये भी आप लिख लो कि सबसे छोटा प्रशासन जो थी, मतलब अब विषयपति के बाद आगे होगा जनपद, ये सब हुआ करता था ना। तो फिर छोटा प्रशासन सबसे ग्राम हुआ करती थी, यहाँ याद रखना, ग्राम सबसे छोटा प्रशासन इलाका था। इसके मुखिया को ग्रामिक बोला गया था। ठीक है, तो सबसे छोटा प्रशासन था और इसके मुखिया को ग्रामिक बोला गया है। किसके मुखिया को, इसके। तो ग्राम के मुखिया को यहीं लिख लो ना, ग्राम के मुखिया को ग्रामिक बोला गया था। इसके हेड को, ग्राम के हेड को, मुखिया को क्या बोला गया है, ग्रामिक। आज के आप लोग मुखिया बोलते हैं, गांव में जो हेड होता है उससे मुखिया बोले गए हैं, उस समय ग्रामिक बोला जाता था मुखिया को। ठीक है, और सबसे छोटा प्रांत, आज भी छोटा प्रांत गांव ही होती है, वैसे ही उस टाइम भी छोटा प्रांत सबसे गांव होता थी। लेकिन आज के गांव के जो हेड होता है उसे आप प्रधान बोलते हो या फिर मुखिया बोलते हो, लेकिन मौर्य प्रशासन में ग्राम के मुखिया को ग्रामिक बोला जाता था। आप ये याद रखना। उसके बाद फिर क्या होती है, एक और चीज़ लिखो, ये सब इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिखा रहा हूँ, याद रखना। अब है ग्रामिक बोला गया। अब देखो प्रशासकों में जैसे विषयपति हो गया, राजा हो गया, विषयपति हो गया, राज्यपाल हो गया, और भी बहुत सारे अधिकारी हो गए। तो प्रशासकों में सबसे छोटा प्रशासक कौन था, जैसे में डीएम हो गए ना, जैसे डीएम है, सीएम है, डीएम है, एमएलए है, ये सब है, तो प्रशासक हो गए। प्रशासकों में सबसे छोटा प्रशासक कौन थे, सबसे छोटा प्रशासक को क्या बोला गया था, तो प्रशासकों में सबसे छोटा, यहाँ याद रखना, वो प्रशासन में सबसे छोटा था ग्राम, ये प्रशासकों में। ठीक है, प्रशासकों में सबसे छोटा को क्या बोला गया है, गोप बोला गया है, ये याद रखना, गोप। और ये गोप के अंडर 10 गांव आया करता था। 10 ग्राम का प्रशासन संभालने वाले को गोप बोला गया है। ये जो गोप अधिकारी था, इसके अंदर 10 मुखिया आया करते थे, 10 ग्रामिक आया करते थे, मतलब 10 गांव का हेड हुआ करता था ये गोप। ठीक है, ये याद रखना। और सबसे छोटा प्रशासक था ये, और इसके अंदर 10 गांव आया करते थे। ठीक है, जैसे में आज के वीडियो हो गए हैं, वीडियो के बाद फिर और भी अधिकारी हो गए, उसके बाद डीएम हो गए हैं, ये सब होते हैं ना, वैसे ही उस समय सबसे छोटा प्रशासक जो था वो गोप था, उसके अंदर 10 गांव आया करता था, मतलब 10 मुखिया आया करता था। ये हो गया जानकारी आपकी, प्रशासकों में सबसे छोटा गोप हुआ करता था। ठीक है, अब ये मैं काट दे रहा हूँ। अब मैं लिखाता हूँ कि जो अर्थशास्त्र में जो टॉप 18 अधिकारी हैं वो कौन कौन है, क्या क्या नाम है, उनका क्या क्या काम है, अब उसके बारे में बताता हूँ। ये तो समझ में आ गया आपको, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। ये प्रशासन में, मौर्य प्रशासन में बहुत पूछता है क्वेश्चन, ये सब पढ़ लिए। फिर क्या, मौर्य प्रशासन पूरी क्लियर, जो मैं मौर्य प्रशासन मतलब मौर्य साम्राज्य के बारे में बता रहा हूँ स्टार्टिंग से, उसको आपने पूरी वीडियो स्टार्टिंग से देख लिया है, तो आपका कोई भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 1-2 क्वेश्चन छूटे तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो छोड़ने के लिए ही बनता है।
तो अब देखो जो 18 तीर्थस्थ अधिकारी थे अर्थशास्त्र में, जो टॉप 18 तीर्थस्थ अधिकारी हैं उसे तीर्थ बोला गया है, तो वो अर्थशास्त्र में यहाँ देख लो, तो उसके 18 नाम क्या है, ठीक है, यहाँ पे लिख लो, हेडिंग मान लो, ठीक है, अर्थशास्त्र में वो 18 तीर्थ अधिकारी के नाम, ठीक है, अधिकारी के नाम, तीर्थ अधिकारी के नाम, मतलब जो अधिकारी होते हैं उनको तीर्थ बोला गया है। तो यहाँ पे देखो, अब एक लाइन में बना दे रहा हूँ यहाँ पे, अभी 9 यहाँ लिखाऊंगा, 9 आगे लिखाऊंगा वाले वीडियो में, ये डैश मार लो, अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ अधिकारी, या आप हेडिंग मार सकते हो कि अर्थशास्त्र के मुताबिक तीर्थस्थ के नाम कौन कौन हुआ करते थे। तो पहला नाम यहाँ पे लिख लो, मैं इधर रेड में लिखूंगा, उधर वो लिखूंगा, तो पहले सारे का नाम लिख देता हूँ, इधर लिख लो, पहला नाम है मंत्री का, मंत्री कौन हुआ करते थे। दूसरा पुरोहित, पुरोहित का क्या काम था, किसे बोला गया है। तीसरा सेनापति, सेनापति। चौथा युवराज। पांचवा दवारिक। छठा अंतर्वेदिक, अंतर्वेदिक, ये देख लेना थोड़ा सा, अंतर्वेदिक का थोड़ा मुझे लग रहा है गलत हो गया, ये अंतर्वेदिक देख लेना एक बार, आप समझ लेना, अंतर्वेदिक है, ठीक है, अंतर्वेदिक इसका नाम है। उसके बाद छठा द्वारिक, अंतर्वेदिक। छठा का नाम में क्या लिखा दो, समाहर्ता, चलो समाहर्ता ही लिखाता हूँ, समाहर्ता। आठवां का नाम सनिधाता, ठीक है, अब बाकी मैं अगले में बताऊंगा, ठीक है। तो देख लो, मंत्री कौन हुआ करते थे, प्रधानमंत्री को अर्थशास्त्र में मंत्री बोला गया है। आज के जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें अर्थशास्त्र में मंत्री बोला गया है, ठीक है, प्रधानमंत्री। पुरोहित, पुरोहित, तो पुरोहित कौन हुआ करते थे, धर्म एंड दान विभाग का प्रमुख को पुरोहित बोला गया है, ठीक है, धर्म एवं दान विभाग, जो भी धर्म अनुष्ठान होगा, पूजा पाठ होगा, उसके प्रधान पुरोहित हुआ करते थे। जो दान दक्षिणा है उसको कौन करेगा, पुरोहित के हिसाब से होगा, तो पुरोहित भी थे, ठीक है। धर्म एवं दान विभाग, धर्म एंड दान विभाग के प्रधान, दान विभाग के प्रधान, ठीक है, मैं बोलूंगा आधा लिख लेना, ठीक है, इतना मिटेगा नहीं। सेनापति कौन हुआ करता था, सैन्य विभाग का सबसे प्रधान, सैन्य विभाग का जो सबसे ऊंचा अधिकारी होता है, सैन्य विभाग में सबसे टॉप लेवल आज के कौन है, राष्ट्रपति हैं, उस समय ये हुआ करते थे। वैसे राजा तो टॉप लेवल है ही, जैसे में आज रक्षा मंत्री मान लो, ठीक है, रक्षा मंत्री जो टॉप हैं, सारे सेनाओं के सबसे हेड हैं रक्षा मंत्री, उनके ऊपर सबसे बड़ा सेनापति जो है वो है राष्ट्रपति आज के। वैसे ही राजा थे, राजा के अंडर जो सेनापतियों का सबसे, आज के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वैसे ही समझ लो ये कि सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान हुआ करता था, ठीक है, सैन्य विभाग का प्रधान यही हुआ करता था, सेनापति। युवराज, राजा का बेटा, ये तो आपको मालूम है, राजा का पुत्र, ठीक है। द्वारिक, द्वारिक हो गया है राजकीय द्वार के रक्षक, जो राजकीय द्वार हुआ करता था मेन गेट, उसके बाहर जो बॉडीगार्ड होते हैं उनके रक्षक को द्वारिक बोला गया है, तो ठीक है, राजकीय द्वार का रक्षक। इतना लिखाने मुझे था, राजकीय द्वार रक्षक, ठीक है, मैं बोलूँगा वो लिख लेना। अंतर्वेदिक, अंतःपुर का अध्यक्ष, मतलब अंतःपुर का मतलब बॉडीगार्डों का जो मेन होता है वो अंतःपुर का अध्यक्ष हुए, ठीक है, उसे ही बोला गया है। तो अंतःपुर का अध्यक्ष मतलब जो राजा के अगल बगल के बॉडीगार्ड हुआ करते हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं वही है अंतर्वेदी का अध्यक्ष, ठीक है, अंतर्वेदी का अध्यक्ष, अंतःपुर का अध्यक्ष, ये बोला करते हैं। ये सब नाम याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है ये। समाहर्ता किसे बोला करता था मौर्य प्रशासन में, ये क्वेश्चन आएगी। तो आय के संग्रहकर्ता, जो इनकम टैक्स आज के ऑफिसर है, इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, आपसे कर वसूल करते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर आज के, उसी समय आय के संग्रहकर्ता, आय के संग्रहकर्ता को समाहर्ता बोला गया है, ठीक है। तो आय के संग्रहकर्ता आप यहाँ लिख लेना, आय के संग्रहकर्ता, ठीक है, संग्रहकर्ता। सनिधाता, सनिधाता जो है राजकीय कोषाध्यक्ष, जो राजकीय कोषाध्यक्ष, जैसे आज का फाइनेंस मिनिस्टर हो गया है निर्मला सीतारमन, वैसे ही ये थे सनिधाता, मतलब राजकीय कोषाध्यक्ष, ठीक है, राजकीय कोषाध्यक्ष।
ये देख लेना, ठीक है। राजकीय कोषाध्यक्ष को संविधाता बोला गया था मौर्य प्रशासन में, अर्थशास्त्र में। ये आप देख लो नाम इतना। अब मैं मिटा दे रहा हूँ, फिर आगे 9 को और बता दे रहा हूँ। ये 8 हो गया है, ये 9 बता रहा हूँ। और मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान, मंत्री किसे बोला गया है? पुरोहित को। मंत्री किसे? प्रधानमंत्री को। धर्म एंड दान विभाग का प्रधान पुरोहित। सैन्य विभाग का सबसे प्रधान सेनापति। और ये युवराज, राजा के बेटा को युवराज। द्वारिक, राजकीय द्वार का रक्षक द्वारिक। अंतःपुर के अध्यक्ष को अंतर्वेदिक। समाहर्ता, आय के संग्रहकर्ता को समाहर्ता, जो टैक्स लेके जमा करते थे उसका हिसाब दिया करता था, समाहर्ता उसे बोला गया है। संविधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष को संविधाता बोला गया है, कोषाध्यक्ष को। ये सब याद रखना आप, ठीक है। 8 हो गया है, और बता दे रहा हूँ अभी। यहाँ देख लो, अभी यहाँ लाइन मारो। इसे थोड़ा मैं इधर कर दूँ ना, तो अच्छा से लिख दूंगा। मैं यहाँ तक ले लेता हूँ, तो इधर अच्छा से लिखा जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक ले लेता हूँ, तो देख लो यहाँ पे मैं क्या था, 9वां, ठीक है। अब इसमें कौन था? 9वां में मैं कहाँ तक लिखा दिया था? राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। अब मैं बताता हूँ। संविधाता के बाद यहाँ पे लिख लो क्या? प्रदेष्टि। अब प्रशासता लिख लो। प्रशासता किसे बोला गया है? 10वां। प्रदेष्टि किसे बोला गया है? 11वां। पौर किसे बोला गया है? 12वां। पौर के बाद नायक। 13वां। नायक के बाद दंडपाल। दंडपाल नहीं, इसके पहले मैं और बताता हूँ, व्यवहारिक। व्यवहारिक। 14वां मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद। 15वां, 16वां, 17वां मंत्रिपरिषद। उसके बाद व्यवहारिक मंत्रिपरिषद के बाद मैं लिखा दूँ दंडपाल। दंडपाल। दंडपाल के बाद 16वां यहाँ पे लिख लो। दंडपाल के बाद अंतःपाल। अंतःपाल नहीं, दंडपाल के अब बाद में लिखा देता हूँ, द्वारी लिखा दिया। दंडपाल के बाद में लिखा देता हूँ, एक और है दंडपाल के बाद जो है दुर्गपाल। इंक में भर लेता हूँ पहले। दुर्गपाल। और 17वां है दुर्गपाल के बाद अंतपाल, ठीक है। अंतपाल हो गया ना, और तो कुछ छूटा नहीं। कर्मांतिक छूट गया 18वां। कर्मांतिक के कर्मांतिक उद्योग एवं कारखानों के हेड को, अध्यक्ष को कर्मांतिक बोला गया है। तो 18वां ये नाम आप लिख लेना, ठीक है। मैं ये मिटा नहीं दिया हूँ। तो प्रशासता किसे बोला गया है? कारागार के अध्यक्ष को। कारागार के अध्यक्ष को, ठीक है। क्या बोला गया है? प्रशासता, कारागार के अध्यक्ष को। प्रदेष्टि कमिश्नर को, जो आज के कमिश्नर होते हैं वैसे ही कमिश्नर हुआ करते थे, ठीक है। कमिश्नर को प्रदेष्टि। पौर, नगर के कोतवाल को, जो इंस्पेक्टर ये सब होते हैं उसे कोतवाल बोला गया है। थाना के कोतवाल के क्या होते हैं? इंचार्ज होते हैं। वैसे ही नगर के उस समय जो कोतवाल वगैरह थे उसे पौर बोला गया था। तो नगर के कोतवाल को इंक भर, मतलब नगर के कोतवाल। मैं इंक भर लेता हूँ अभी। नगर के कोतवाल, अभी रुक जाना, पूरा लिखा के इंक भरूंगा। दिख तो रहा है ना आपको? नगर के कोतवाल। नायक, नगर रक्षा के अध्यक्ष। नगर रक्षा के अध्यक्ष, जैसे नायक आज के एसपी साहब को बोल सकते हो, नगर रक्षा का अध्यक्ष है ना। एसपी साहब आज के एसपी, एसएसपी, वही हुआ नगर का रक्षा के अध्यक्ष। नगर रक्षा के अध्यक्ष को नायक। नगर रक्षा के अध्यक्ष, ये मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लेना। नगर रक्षा के अध्यक्ष, ठीक है। और कोई लिखाना क्या? व्यवहारिक मुख्य न्यायाधीश। व्यवहारिक मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। दिख तो रहा है ना मैं क्या लिख रहा हूँ? मुख्य न्यायाधीश को व्यवहारिक बोला गया था, लेकिन जनपदीय न्यायाधीश को राजयुक्त बोला जाता है। मंत्रिपरिषद को अध्यक्ष बोला गया है, अध्यक्ष। दंडपाल को, सेना के सामान को एकत्रित करने वाले को दंडपाल बोला गया है। तो दंडपाल, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेना के सामान एकत्रित करने वाले को, सामान एकत्रित करने वाले को दंडपाल बोला गया। लेकिन नाम से आपको लग रहा हो कि दंड देने वाले को दंडपाल बोला गया, लेकिन नहीं, सेना के सामान एकत्रित करने वाले को दंडपाल बोला गया है। दुर्गपाल, दुर्गपाल हो गया कि जो राजकीय द्वार है, पूरा राजा के बहुत बड़ा महल है,
उसका मेन गेट के तो द्वारिक बोला गया, जो अंदर में रूम है बाहर निकलने वाला गेट उसके रक्षक को द्वारिक बोला गया। लेकिन जो मेन है राजा का पूरा बाहर का एक बड़ा सा फाटक होगा ना, उसे क्या बोला गया है, दुर्गपाल बोला गया है। दुर्ग के रक्षक को दुर्गपाल, ठीक है, दुर्ग के रक्षक को दुर्गपाल बोला गया है। और अंतपाल मतलब सीमावर्ती जो दुर्ग होता है, सीमावर्ती रेखा पे जो सैनिक खड़े हैं, जैसे आज के हमारे बॉर्डर पे बंदे खड़े हैं ना बीएसएफ वाले बॉर्डर पे, उसे क्या बोला गया है, अंतपाल बोला गया है। मतलब मौर्य प्रशासन में जो सबसे सीमावर्ती इलाका हुआ करता था, मगध का जहाँ साम्राज्य है, उस समय जो वहाँ पे रक्षक हुआ करते थे उसे अंतपाल बोला गया है, ठीक है। तो मैं मिटा दे रहा हूँ मैं और इंक भर लेता हूँ, 1 मिनट आप लोग जाओ। हाँ, तो अभी मैंने भर लिया इंक इसमें और मैं मिटा दे रहा हूँ इसे, ठीक है। कहाँ हो गया, अंतपाल मतलब जो सीमावर्ती रेखा है, मतलब सीमावर्ती के जो पास रक्षक होते हैं उसे अंतपाल बोला गया, क्योंकि अंत में है तो अंतपाल। और 18वां जो तीर्थ थे, 18वां तीर्थ का नाम क्या था, 18वां जो तीर्थाधिकारी थे उसका नाम था कर्मांतिक, ठीक है। कर्मांतिक कौन हुआ करता था, तो कर्मांतिक मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लेना 18वां। कर्मांतिक जो है वो उद्योगों एवं कारखानों के अध्यक्ष को कर्मांतिक बोला गया था, ठीक है। तो ये आप याद रखना। और अध्यक्ष मतलब मंत्री होता था, मंत्री परिषद, ठीक है। तो ये 18 टॉप लेवल के अधिकारी थे जिनको तीर्थ अस्त बोला गया था, ठीक है। तो आप ये कर्मांतिक नाम जो है उसे आपने समझ गया कि कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों के अध्यक्ष को बोला गया था, ठीक है। अब यहाँ देख लो, किसी को कुछ भी डाउट लगे पूछ सकते हो कमेंट में, कमेंट तो पे नहीं आता है मौर्य प्रशासन के बारे में। अगर इससे भी ज़्यादा डिटेल्स में आप चाहते हो बताना पूरा हिस्ट्री, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो स्टार्ट कर सकता हूँ अच्छे लेवल का, और अच्छे लेवल का मतलब डिटेल्स में, बिल्कुल डिटेल्स में, कि आपको 100 क्लास सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री में लग जाए, तो और भी बता सकता हूँ। लेकिन अभी मैं ऊपर जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। हिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बताता हूँ मैं सारा कुछ अभी, जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं। और इसके बाद में क्या बता दूँ, तो हाँ, इतना हो गया मौर्य प्रशासन के अधिकारियों के बारे में हमने जान लिया, किसे क्या बोला जाता था। अब देख लो, मेगास्थनीज जो थे इंडिका के लेखक, उसने अपने बुक इंडिका में भी लिखा है मौर्य प्रशासन के बारे में। तो उसमें जो लिखा है, इन्होंने बताया है कि नगर का प्रशासन जो है वो, नगर का प्रशासन 30 सदस्य का एक मेंबर, 30 सदस्य का एक मंडल था, 30 सदस्य का एक मंडल था जो कि संभाला करता था नगर का प्रशासन। और उस 30 मंडल में 6 समिति थी, हर एक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। क्या मैंने बोला, 6 समिति हुआ करती थी, हर एक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे, तो टोटल 30 सदस्य हो गए। वही थी मेगास्थनीज ने बोला था, ठीक है। और अपने बुक में भी लिखा है, तो यहाँ पे लिखो, मेगास्थनीज के अनुसार, ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार, ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन, ठीक है, नगर का प्रशासन 30 सदस्य का एक मंडल करता था, ठीक है। जो कि कौन थे, 6 समितियाँ थी, जिसकी 6 समितियाँ वाला एक मंडल था। हर एक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, हर एक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। 5 सदस्य हुआ करते थे, मतलब 6 समिति है तो एक समिति में 5 सदस्य हुए, तो टोटल 30 सदस्य हो गए। ये आप लिख लो, ठीक है। हर एक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। अब देख लो कि जो जितने भी समिति है, 6 समिति है, 6 समितियों का काम किया हुआ करता था, जो कि प्रशासन समिति थी। इसमें 2 टाइप की समिति हुआ करती थी, एक प्रशासनिक समिति थी, एक सैन्य समिति थी। तो अभी मैं जो बता रहा हूँ वो प्रशासनिक समिति के बारे में बता रहा हूँ, तो आप ये लिखो, ठीक है। वैसे ही 6 समितियाँ हुआ करती थी सैन्य समिति का भी, तो इसके बाद सैन्य समिति बता दूंगा। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्य का एक मंडल संभाला करता था, जो कि 6 समिति थी। और 6 समिति के बारे में बताऊंगा किसका कौन सा कार्य हुआ करता था, क्या चीज़ संभालता था, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे कि 6 समितियाँ जो थी उसका क्या क्या काम था। तो यहाँ पे लिखो 6 समिति एंड इसका कार्य, ठीक है। यहाँ पे मैं डैश मार देता हूँ, ठीक है, ये हेलीकॉप्टर वाला, ये 6 समिति है इनका कार्य। तो प्रथम समिति यहाँ पे लिखो प्रथम समिति, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं समिति, यहाँ पर लिख देता हूँ कार्य, क्या क्या कार्य संभाला करता था। तो यहाँ लिखता हूँ पहला समिति, ये समझ जाओगे आप, या प्रथम लिख दूँ,
नहीं समझ जाओगे ना। प्रथम समिति जो थी उसका क्या काम था, प्रथम समिति का काम था, यहाँ पे डैश मार दो, प्रथम समिति का क्या काम था कि उद्योगों एवं कारखानों की देखरेख करना। उद्योगों एवं शिल्प कार्य जो है, में उद्योग मतलब कारखाने, फैक्ट्री जो थी, और उसमें मैन्युफैक्चर जो हुआ करते थे, क्या मैन्युफैक्चर होना है, कितना होना है, उस सब की जो निरीक्षण किया करता था वो प्रथम समिति की काम थी। तो यहाँ लिख लेना आप, उद्योगों एंड शिल्प कार्य का निरीक्षण। मैं बोल दूंगा आधा, उतना लिखूंगा नहीं। तो पहला समिति का काम था, यहाँ प्रथम लिख लो यार, अच्छा लगेगा आप लोगों को। प्रथम समिति, ठीक है, प्रथम समिति का, ये प्रथम प्रशासन समिति है। यहाँ पे लिखो 6 यार, ये मैं तो यहाँ लिखा है 6 समिति नहीं लिखो भाई, यहाँ पे लिखो 6 प्रशासनीय समिति, ठीक है, नीय समिति का कार्य, ठीक है। 6 ये प्रशासनीय समिति हुआ। इसके बाद बताऊंगा सैन्य समिति, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो प्रथम प्रशासनिक समिति, क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन यूपीएससी और पीसीएस में, कि पूछेगा कि सेकेंड समिति, जो सेकेंड प्रशासनीय समिति थी उसका क्या कार्य हुआ करता था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, या पूछ देगा, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। तो प्रथम जो समिति है, प्रथम समिति प्रशासनीय समिति, तो क्या काम था, उद्योगों एंड शिल्प कार्यों का निरीक्षण करना, जो कि उस एरिया में नगर में हुआ करता था, ठीक है। और दूसरा लिखो, द्वितीय प्रशासनीय समिति का क्या कार्य था। तो द्वितीय प्रशासनीय समिति का ये कार्य था कि ये क्या करता था, ये तो मुझे नहीं मालूम क्या करता था ये, इसका तो मैं बता दे रहा हूँ कि इसका कार्य था विदेशियों का देख रेख करना, कि हमारे नगर में कौन विदेशी आए, उसका कैसे रख रखाव करना है उसके बारे में। तो विदेशियों की देख रेखाव, यही विदेशी तुम्हारे देश को लूटते हैं, विदेशियों का देखभाल करने वाला समिति थी दूसरी समिति। तृतीय समिति का क्या काम था, ये लिखो आप। तृतीय समिति का क्या काम था, जन्म एंड मरण का विवरण रखना, ठीक है, जन्म मरण का विवरण रखना, कि कितने बंदे हमारे राज्य में नगर में बचे हैं, कितने मर गए हैं, उसका ये रखना। तो तृतीय समिति का क्या काम था, जन्म मरण का विवरण रखना। हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा सिस्टम था, हर एक नगर में, ठीक है। तो जन्म मरण का विवरण रखना। तृतीय के बाद हो गया है चतुर्थ। चतुर्थ समिति का क्या काम था, तो चतुर्थ समिति का ये काम था कि वो व्यापार एवं वाणिज्य पे ध्यान रखता था, ठीक है, व्यापार एंड वाणिज्य का निरीक्षण करना इसका काम था, चतुर्थ समिति का काम था। इसमें हर एक में 5 सदस्य हुआ करते थे। अब यहाँ लिख लो पंचम, ठीक है, पंचम समिति का क्या काम था, तो पंचम यहाँ पे षष्टम या छठा समिति लिख लो यहाँ पे, छठा समिति। तो पंचमा समिति का काम था क्या, उसका काम था निर्माण जो वस्तु हुए हैं उसका विक्रय का देख रेख करना, ठीक है। तो निर्माण हुए वस्तु का, निर्माण वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना, विक्रय का निरीक्षण करना, देख रेख करना, कितना बिका हुआ है, कितना बचा हुआ है, ये सब का निरीक्षण करना। छठा समिति का कुछ काम नहीं था, वह बिक्री कर को वसूल करना था। जो बंदे ने इससे माल गया तो कुछ बेचा, उसका क्या, बिक्री कर को वसूल करना, कि कितना टैक्स, और बिक्री कर का टैक्स जो था इसमें मौर्य प्रशासन में, वो आमदनी का 10वां भाग था, इतना कम था, 10वां भाग था, और उसे बचाने वालों को डायरेक्ट मृत्यु दंड दिया करता था ये लोग। कौन, तो ये बिक्री कर वसूला करते थे, बिक्री कर वसूलता, जो आज का जीएसटी है, वसूलने का काम था। जीएसटी ये सब जो है ना, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स से ऐड होता है, और डायरेक्ट ऐड रहता है, वो आपके प्राइस में, आपको मालूम नहीं होता कि आप टैक्स भर रहे हो, लेकिन टैक्स आपके जा रही है। तो ही उसी बिक्री कर को, इसमें जीएसटी वेस्टी नहीं थी इसके समय में, तो उसी बिक्री कर को वसूल करना इनका काम था, छठा समिति का काम। तो पूछ देगा छठा समिति क्या काम था मौर्य प्रशासन में। छठा प्रशासनीय जो समिति थी, प्रशासनीय समिति थी, उसका क्या काम था, टैक्स वसूल करना, जो बिक्री करता है उसको वसूल करना, जो कि 10वां भाग हुआ करता था मूल्य का, उसे बचाने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। तो ये प्रशासनीय समिति हो गया, 6 प्रशासनीय समिति हो गया, उसका कार्य हो गया। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछेगा भी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। बहुत सारे बंदों को नहीं मालूम होता है, सिर्फ पढ़ने वाले बंदों को ही मालूम होता है, जो ध्यान से पढ़ता है। बहुत सारे बंदे तो बस मौर्य प्रशासन में ऊपर ऊपर पढ़ लेगा, शिलालेख तक पढ़ेगा, बस ये सब तो याद ही नहीं रहती है।
ये सब पुस्तक क्वेश्चन ही सबसे हर क्वेश्चन में। तो ये प्रशासनीय समिति हो गया, उसके कार्य हो गया है। अब मैं इसके बाद बताऊंगा सैन्य समिति। 6 सैन्य समिति इसी तरह के होता है, उसके बारे में बता लो। उसके बाद मौर्य प्रशासन खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, इतना याद कर लो, काफ़ी हर एक एग्जाम के लिए। और इससे भी ज़्यादा डिटेल्स में चाहते हो तो मैं यूपीएससी लेवल का भी बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ आप यूपीएससी का क्लास स्टार्ट करो। बहुत सारे बंदे कमेंट आएगा तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ डिटेल्स में भी, डिटेल्स में। उस डिटेल्स में कोई हिस्ट्री नहीं होता है, एक एक पत्थर का नाम बताऊँगा मैं उसमें। तो मौर्य प्रशासन ये है, क्योंकि मैं ऑनर्स कर रहा हूँ हिस्ट्री से, तो जो बुक है ना हमारा इतना मोटा मोटा का, उसमें सारी डिटेल्स होती है, तो उसके मैं बता सकता हूँ। एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में तो सारा कुछ लिखा है, उसी से मैं भी बता रहा हूँ अभी। तो देख लो, मौर्य प्रशासन ये हो गया है। इसमें सारा बुक्स का मिक्सचर है, हर एक 3-4 बुक है उसका मिक्सचर है, जो इंपॉर्टेंट है वो भी बता देता हूँ। तो मौर्य प्रशासन में अब क्या है, सैन्य समिति। जस्टिन नाम का एक बंदा था, उसने बोला था कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख की पैदल सेना, 50,000 की अश्वरोही सेना, 9,000 हाथी और 8,000 रथ हुआ करते थे, जिससे कि वो पूरे भारत को रौंद दिया था। और ये बात सच है, क्योंकि सच है, 6 लाख की सेना थी उसके पास। और इसी ने पश्चिम जो है अफगानिस्तान के इलाके में, वहाँ पे सेलूकस का जो राज हुआ करता था उससे भी मुक्ति दिलाती है। उसकी बेटी से हेलेना से शादी कर लेता है, हरा के उसे, कि जो 5 ईसा पूर्व में हराता है चंद्रगुप्त मौर्य, और उसे दहेज में 4 प्रांत को ले लेता है। और ये 500 हाथी उसे गिफ्ट कर देता है। और उसकी बेटी हेलेना को शादी से भी करके लेके आ जाता है, ताकि वो दोबारा अटैक ना करे मगध पे। नहीं तो वो लोग का तो लक्षण है अटैक करते रहना बार बार। तो अचानक कहीं नीति थी उसकी बेटी से शादी कर लो। वैसे उसकी बेटी से इम्प्रेस हो जाती है इसकी बहादुरी देख के, चंद्रगुप्त मौर्य की बहादुरी देख के। तो ये था जस्टिन के अनुसार, इतने सेना थे। एक और बंदा होता है प्लिनी जो लेखक होता है, उसके अनुसार भी यही बात थी, लेकिन उसे रथ के बारे में नहीं मालूम था कि 8,000 रथ भी थे। वो सिर्फ हाथियों तक बताता है कि 9,000 हाथी थे, 30,000 अश्वरोही सेना थे और 6 लाख पैदल सेना थे। तो ये तो दोनों बंदों के हिसाब से अनुसार हो गया है। लेकिन ये बात में एक थोड़ा सा अंतर है कि जो जस्टिन है उसके अनुसार 50,000 अश्वरोही सेना थे, और प्लिनी के अनुसार 30,000 घुड़सवार थे। ये आप थोड़ा सा अंतर ध्यान रखना। तो दोनों में अंतर पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा पगला हो जाएगा कोई यूपीएससी का लेवल वाला बंदा। तो वैसे ही इसमें क्या हुआ, अब ये बात छोड़ो, अब आ गया है। तो सैन्य समिति को, जो सैन्य थे उसके देख रेख के लिए 6 समितियाँ हुआ करती थी। जैसे अभी प्रशासनिक समिति बताया ना, वैसे ही सैन्य समिति भी हुआ करती थी 6। इसमें 30 सदस्य लोग थे, 30 सदस्य का एक मंडल हुआ करता था। 6 समितियाँ थी, हर एक समिति में 5 लोग हुआ करते, 5 सदस्य हुआ करते थे। तो सैन्य समिति ये लगी। अब बताता हूँ कि यहाँ पे लिखो कि 6 सैन्य समिति एंड उसका कार्य। ये सैन्य समिति याद रखना, ठीक है। यहाँ लिखो समिति, सैन्य समिति एंड कार्य। तो प्रथम लिखो, प्रथम का क्या काम था। तो प्रथम का ये काम होता है जल सेना की व्यवस्था करना। जो मौर्यों का जल सेना, नौसेना भी तो होगा ना, इनका कलिंग पे भी अधिकार हो जाता है। तो उधर पूर्वी भारत में जो अर्थव्यवस्था होगी वो भी क्या होगी, जल से द्वारा ही हो जाएगी। जो और भी आगे जाएगा तो जल से द्वारा हुआ करता था। बहुत समय साम्राज्य पे इसका अधिकार था ना। 16 महाजन पे अधिकार कर लेता है अशोका, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य 8 पे ही कर पाता है, 16 पे नहीं कर पाता है। कलिंग को नहीं जीत पाता है चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन अशोक जीत जाता है 16 महाजन पद को, कलिंग को भी छोड़ देता है। उसके बाद तो वो बौद्ध धर्म एक्सेप्ट करता है। इसके बारे में बता दिया हूँ मैं, आगे जाकर वीडियो देख लो। तो प्रथम समिति का काम था जल सेना की व्यवस्था करना, जल सेना का देख रेख करना। तो जल सेना की व्यवस्था पहला सैन्य समिति का यही काम था, और इसके बाद कि फ्री हो जाना। दूसरा, द्वितीय सैन्य समिति का क्या काम था। तो द्वितीय सैन्य समिति का काम था यातायात एवं रसद का व्यवस्था करना, यातायात एंड रसद का व्यवस्था करना। क्यों? क्योंकि जब बंदा सैनिक निकला है तो उसके लिए आप खाने वाने की तो जुगाड़ करोगे ना, और रथ वथ का जुगाड़ करोगे, घुड़सवार देखोगे, सब सारा का व्यवस्था जो करेगा, यातायात एवं रसद का व्यवस्था, वो द्वितीय समिति का काम था, द्वितीय सैन्य समिति का काम था। अब तृतीय सैन्य समिति का क्या काम था ये देखो। आप तृतीय सैन्य समिति का काम कुछ भी नहीं था, ये इसे बस पैदल सेना को देखना था, पैदल सेना की रखरखाव, पैदल सेना का देख रेख, ठीक है। खाने पाने की उसका व्यवस्था करना, देख रेख करना, पैदल सेना का देख रेख करना, जो कि 6 लाख थे मौर्य साम्राज्य में। और आगे अशोक के समय में और ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन अशोक जब कलिंग युद्ध में जाता है तो मात्र 1 लाख सेना लेके जाता है। चतुर्थ जो था, चतुर्थ सैन्य समिति था मौर्य प्रशासन में, उसका क्या काम था।
उसका काम था अश्वरोही सेना को देखना, जो घुड़सवार हुआ करते 30,000, तो वो तो अश्वरोहियों को देखना, अश्वरोही सेना का देख रेख, सेना का देख रेख, ठीक है। पंचम मतलब पांचवा सैन्य समिति था, उसका काम था गज सेना का देख रेख, गज सेना का देख रेख। और छठा जो सैन्य समिति थी, छठा सैन्य समिति, उसका कुछ नहीं, रथ सेना का देख रेख, जो 8,000 रथ सेना थी, इसमें रथ सेना का देख रेख। और मगध कैसे शक्तिशाली बना था, देख रेख, कैसे शक्तिशाली बना था, इसके बारे में स्टार्टिंग से वीडियो बना रहा हूँ, महाजनपद काल में जाके देख सकती हो। लोहे की उपस्थिति के कारण जो मगध एरिया था ना, उसी में लोहे का खोज हुआ था, और लोहा अच्छी मात्रा में निकलने के कारण यहाँ पे अर्थव्यवस्था बढ़ा तो सैनिक बढ़ा था। और इसके एरिया में भौगोलिक एरिया भी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग थी, किस पे कोई अटैक नहीं कर सकता था। गंगा के मैदान, सोन नदी के मैदान के इलाके में इसका राज पड़ता था, और लोहे की अधिक मात्रा उपजना इसके पास। तो लोहे के मात्रा खूब मिल जाने से कारण बहुत सारे हथियार बनाए, एक से एक कला चीज़ बनाया, तो और बंदे आए तो सेना बढ़ाया तो ताकतवर हुआ, और भी हाथियों का यूज़ करना से युद्धों में। तो ये सब बहुत सी नीतियाँ थी जिससे स्ट्रॉन्ग बन के निकलता है मगध, और सारे महाजनपद को मिला लेता है धीरे धीरे करके। तो इसके बारे में बता दिया हूँ, महाजनपद काल में जाके देख सकते हो उसके बाद के मगध का उत्कर्ष में। तो ये 6 सैन्य समिति एंड उसका वर्क हो गया। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ का। पूछ देगा कि गज सेना का देख रेख कौन सा सैन्य समिति किया करता था, ये क्वेश्चन पूछ देगा हर एक एग्जाम में। तो आपको बताना है कि पंचम सैन्य समिति थे, उसमें देख रेख करता था। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी और आगे मैं बताना हूँ, आज मौर्य समाज आज खत्म ही कर दे रहा हूँ, कितना भी वीडियो लंबी हो क्या अच्छा रहेगा। 41 मिनट का तो वीडियो हो गया है भाई, तो ख़त्म ही कर दे रहा हूँ। आप थोड़ा सा बोरिंग लगेगा तो आप देख लेना, बोरिंग तो लगेगा ही, तो आप उसे देख के रोक के देख लेना आराम से। इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। जो एग्ज़ाम आपका आ रहा है, दिल्ली पुलिस, कोई भी पुलिस में, सारे में इंपॉर्टेंट है। आजकल तो सब कुछ भी पूछ दे रहा है। अब मैं कुछ जानकारी, बस छोटा सा जानकारी बचा है, वो मैं बता दे रहा हूँ। 1 मिनट आप रुक जाना, मैं इंक भर लेता हूँ। हाँ, तो अब क्या बचा, जो भी बचा है मैं बता दे रहा हूँ, ख़त्म ही कर दे रहा हूँ। आज थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, अब देख लेना। बोरिंग लग रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें आपका लेक्चर तो कवर हो जाएगी, तो देख लो। इसमें फिर अब क्या बचा, अब कुछ भी नहीं बचा। मौर्य प्रशासन का मेनली टॉपिक खत्म हो गया। अब किसे क्या बोला गया था उसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी जान लो, जो बच गया है। तो ये बच गया है कि देखो, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या बोला गया है, गुड पुरुष बोला गया है। लेकिन जासूस को क्या बोला गया है, चर बोला गया है। तो ये याद रखना कि अर्थशास्त्र में गुड पुरुष किसे बोला गया है, तो गुड पुरुष अर्थशास्त्र में किसे बोला गया है, गुप्तचर को। और गुप्तचर विभाग जो है वो किसके अंडर आया करता था, यहाँ पे ये भी लिख लो भाई कि गुप्तचर विभाग जो है, गुप्तचर विभाग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये किसके अंडर आया करता था, तो महामात्य सर्प नाम के एक अमात्य थे, ठीक है। महामात्य सर्प नाम के एक अमात्य थे, उन्हीं के अंडर गुप्तचर विभाग काम करता था, ठीक है। ये समझो, आज का रॉ जो है ना, रॉ के चीफ हुआ करते थे उस समय महामात्य सर्प, आज का जो रॉ एजेंट है। और भी देखो, गुड पुरुष बोला गया साथ में गुप्तचर को। तो 2 टाइप के गुप्तचर थे, एक का काम था एक जगह रुक के काम करना, दूसरा का था घूम घूम के न्यूज़ लेना, ठीक है। तो जो रुक के काम करता था, ठीक है, जो रुक के काम करता था उसे संस्था बोला गया था। संस्था किसे बोला गया था, जो स्थिर गुप्तचर को क्या बोला गया था, संस्था बोला गया था। एक जगह रुक के काम करना, ये लिख लेना, एक जगह रुक के काम करने वाले गुप्तचर को संस्था बोला गया अर्थशास्त्र में, ठीक है, जो कि चाणक्य का अर्थशास्त्र है। और संचार किसे बोला गया है, तो दूसरा टाइप का गुप्तचर, जो कि भ्रमण करके घूम करके जो न्यूज़ इकट्ठा करता था, जो गुप्तचरी करता था, मतलब न्यूज़ लाया करता था, उस गुप्तचर को संचार बोला गया है। तो घूम के काम करने वाले को, ठीक है, घूमकर कार्य करने वाले गुप्तचर को
संचार बोला गया था। ठीक है, तो गुप्तचर दो टाइप के हुआ करते थे, संस्था और संचार। संस्था स्थिर गुप्तचर को एक जगह रुक के काम करता था, और संचार जो घूम करके काम करता था गुप्तचर एक जगह से दूसरी जगह जाके, उसे संचार बोला गया है। गुप्तचर विभाग किसके अंडर थे? महामात्र सर्प के अंडर थे मौर्य प्रशासन में, और गुढ़ापुरुष गुप्तचर को ही बोला गया है अर्थशास्त्र में, और जासूस चर को बोला गया है। ठीक है, तो ये सब याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब। अब देखो सीता भूमि किसे बोला गया है। अब ये तो बता दिया हूँ, जनपदीय विभाग में राजुक बोला गया था उसे, मतलब अशोक के समय में जनपदीय विभाग न्यायाधीश को राजुक बोला गया था, वो तो मैं लिखा दिया हूँ। अब देखो सीता भूमि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मौर्य प्रशासन में सीता भूमि किसे बोला गया? तो सीता भूमि सरकारी जमीन को बोला गया है। सरकारी जमीन, जो सरकार की जमीन हुआ करती थी, मतलब राजा की जमीन को, सरकारी जमीन को सीता भूमि बोला गया था। और अवैध मातृक किसे बोला गया है? अदेव मातृक। ठीक है, अदेव मातृक उसे बोला गया है कि जिस जमीन पे बिना वर्षा के बहुत अच्छी फसल हो, मतलब कम वर्षा में अच्छी फसल हो, कम पानी की जरूरत पड़े और अच्छी फसल हो, उसे अदेव मातृक जमीन बोला गया। ठीक है, तो अदेव मातृक किसे बोला गया है? कम वर्षा या बिना वर्षा में अधिक उपजाऊ जमीन को बोला गया है क्या? अदेव मातृक जमीन। ठीक है, और सीता भूमि सरकारी जमीन को, ये याद रखना, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन में है और आएगा भी। अदेव मातृक, कम वर्षा वाले उपजाऊ जमीन को अदेव मातृक बोला गया है। ये सब अर्थशास्त्र में ये सब वर्ड है, और इसका मतलब ये हुआ आजकल का। और क्या बताऊँ मैं इसमें, राजू किसे बोलते हैं ये तो आपको मालूम हो गया है, और भी बहुत सारे वर्ड है तो उसके बारे में बता ही दिया हूँ, और एक दो जो छूट गया है तो उसे मतलब है ही नहीं, वो आएगा नहीं, तो जो नहीं आएगा उसे लिखने से क्या मतलब, आपको टाइम थोड़ा पास करना है, वैसे भी टाइम बहुत कम है, इतना ही मैं शॉर्ट जाना वीडियो बनाता हूँ तो भी लंबा हो जा रही है। ठीक है, अदेव मातृक, अब तो किसी है नहीं, मिटा दे रहा हूँ। अब देखो कि जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज बंदे ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा गया है, 7 वर्गों में बांटा है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है और आएगा भी, क्योंकि मौर्य समाज से बहुत क्वेश्चन आया हुआ है और हमेशा आती है, वो आने वाला है हर एक एग्जाम में, बच्चे से लेके बड़े एग्जाम में, हर एक एग्जाम में आती है, तो आप बच्चा मत समझना। तो मेगास्थनीज ने, ठीक है, मेगास्थनीज ने जो इंडिका के लेखक हैं, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? राजदूत थे। कौन भेजा था? सेल्यूकस निकेटर अपना राजदूत भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तो ये राजदूत थे, ये याद रखना। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है, 7 वर्गों में बांटा है। ठीक है, 7 वर्गों में बांटा है। कौन कौन से हैं? तो पहला वर्ग का नाम लिखो, दार्शनिक। ठीक है, दार्शनिक। दूसरा किसान, तीसरा अहीर, याद रखना ये सब नाम। चौथा कारीगर। पांचवा क्या नाम है? पांचवा हो गया है सैनिक। 5 वर्गों में बांटा है समाज को, सैनिक। छठा था निरीक्षक, निरीक्षक, जो निरीक्षण करने वाला होता है, निरीक्षक। ठीक है, 7वां जो हो गया है वो हो गया है सभासद। यही उस समय काम में, मतलब यही समय भारत में उस समय व्यवस्था थी काम करने वाले बंदों का, तो इसी टाइप के 7 भागों में बांटा है, अपने मुताबिक बांटा है, ऐसा रियल में पूरे नहीं थे। मेगास्थनीज ने अपने मुताबिक भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है, और ये इसका बारे में इंडिका में लिखा है। इंडिका में मौर्य समाज के बारे में, मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, तो इंडिका के लेखक भी आपको पूछता है हर एक एग्जाम में, छोटे मोटे एग्जाम में। तो ये थी 7 भागों में बांटा है, वो कौन कौन से? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक या निरीक्षण, और सभासद। ठीक है, यही था मौर्य प्रशासन के बारे में। अब ये जान लो, थोड़ा सा लास्ट जानकारी आप ये जान लो कि ये तो हो गया, अब किसे क्या बोलते हो गया, जो छूट गया वो आएगा नहीं एग्जाम में, जो अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, वो ऐसी फालतू बचा हुआ है, वो नहीं आएगा एग्जाम, उससे मतलब नहीं रखना है। अब लास्ट देख लो। अब देखो, अशोक ने, पुराणों के हिसाब से अशोक के बाद कौन बनता है राजा? कुणाल बनता है राजा, अशोक के बेटा कुणाल बनता है, लेकिन नहीं, रियलिटी ये नहीं है। अशोक के बाद अशोक का पौत्र दशरथ बनता है राजा। अब अंतिम राजा कौन होता है? मौर्य साम्राज्य लगभग 137 साल तक चला था। मौर्य साम्राज्य 321 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक चलता है, तो लगभग 137 साल चलता है किसका? मौर्य साम्राज्य। तो इसका अंतिम राजा कौन होगा? अंतिम शासक कौन होगा? तो अंतिम शासक, यहाँ देखो,
मौर्य साम्राज्य 137 वर्षों तक था, 132 वर्षों तक शासन किया, 132 वर्षों तक शासन किया। तो अंतिम राजा कौन थे? तो इसका लिखना अंतिम शासक, मौर्य का अंतिम शासक का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देगा। तो अंतिम शासक था कौन? बृहदत्त। अंतिम शासक बृहदत्त था, बृहदत्त, ठीक है, अंतिम शासक, जिसे इसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग, जो इसी का सेनापति होता है, वो जात के पंडित होते हैं, कास्ट के पंडित होते हैं, ये बौद्ध धर्म की एक्सेप्ट करता है, युद्ध नहीं करना चाहता है और विदेशी लोग यहाँ आक्रमण करने के रेडी हुआ करते थे। और मौर्य प्रशासन में कमजोरी का यही होता है कि युद्ध छोड़ देना राजाओं का। अशोक के बाद तो सारा बंदा बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लेता है, तो युद्ध नहीं करता है, ठीक है, कोई युद्ध नहीं करता है। तो अशोक का दशा जब तक रहती है तब तक विदेशी रुका रहता है। बाद में जब अशोक का दशा खत्म होता है धीरे धीरे, तो विदेशियों का आक्रमण बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, अभी और विदेशी आएगा आक्रमण करने। तो बृहदत्त का सेनापति पुष्यमित्र शुंग जो है वो इनको बोलता है कि भाई बृहदत्त, मतलब जो भी है सर, हुजूर, महाराज, अब आप युद्ध कीजिए, आ रहे हैं उधर से आक्रमण करने वाले, कर्मकारियों लगे हुए हैं, आपका देश मतलब कमजोर होगा। ये नहीं मानता है, नहीं मानता तो ये प्लान बनाता है पुष्यमित्र शुंग, निपटाता है इसे, और निपटा के खुद गद्दी पे बैठ जाता है। अब खुद गद्दी पे बैठ के मौर्य वंश का अंत हो जाता है और करता है स्टार्टिंग शुंग वंश का। पुष्यमित्र शुंग वंश का स्टार्टना करता है 185 बीसी में। तो इसका अंतिम 185 बीसी में खत्म, 185 बीसी मतलब ईसा पूर्व। ये सारे 1 ईस्वी जो है ना उसके पहले का घटना है, ईसा मसीह के जन्म के पहले के सारे घटना है। तो 185 बीसी में इसे हटा करके खुद गद्दी पे बैठ जाता है, पाटलिपुत्रा मगध की गद्दी पे पुष्यमित्र शुंग, और शुंग वंश का नींव डालता है, ठीक है। तो ये सब यही याद रखना। और भी एक्स्ट्रा जानकारी क्या चाहिए आपको? एक्स्ट्रा जानकारी कुछ नहीं, अशोक का कुछ भी शिलालेख जान गए, गुफा लेख जान गए, कहाँ पे क्या है सब जान गए। अशोक राम नाम का एक बिहार है, वो पाटलिपुत्रा में ही है, और मौर्य समाज के महल कैसा हुआ करता था ये आपको जानते हैं। तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि अशोक राम का बिहार नाम का कहाँ है, तो पाटलिपुत्रा में से याद रखना आप। मौर्य साम्राज्य में कौन है? 37 वर्षों तक शासन किया। अंतिम शासक बृहदत्त था, 185 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग इसे मार करके खुद गद्दी पर बैठ जाता है और शुंग वंश का नींव डालता है। अब इसके बाद शुंग वंश का स्थापना होगा, शुंग वंश के बारे में बताऊंगा। आज का खत्म हो गया है मौर्य साम्राज्य पूरा, ठीक है। अब देखो एक और बात है, भागवत पुराण के अनुसार इसमें मौर्य साम्राज्य में 10 राजा हुए हैं, लेकिन वायु पुराण के हिसाब से 9 राजा हुए हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना, पूछ देगा कि भागवत पुराण के हिसाब से मौर्य साम्राज्य में कितने राजा हुए हैं? 10 राजा हुए हैं, और वायु पुराण के हिसाब से कितने राजा हुए हैं? 9 राजा हुए हैं। तो ये भी आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, मैं बोल दिया हूँ, लिखाऊंगा नहीं, इतना काफ़ी है। इसके बाद कोई भी जानकारी है नहीं मौर्य साम्राज्य के बारे में, जो इंपॉर्टेंट था मैंने बोल दिया, ठीक है। अब किसी को कुछ डाउट लगे तो कमेंट में पूछ सकता है, मैं उसी में रिप्लाई कर दूंगा आपको कमेंट में ही। तो इतना ही था आज, इसके बाद अब शुंग वंश स्टार्ट होगा, अलग नया टॉपिक, ठीक है। अब मौर्य शासन का खत्म हो गया है। तो किसी को कुछ भी डाउट मिले कमेंट में पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।